दोस्तों ER रवि मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी डी.लेड मैथ पेपर सेमेस्टर सेकंड 2026 के पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने जो है इस पेपर का 1 से 11 तक का प्रश्न पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब इस वीडियो में 12 से लेकर के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का अंतराल लेकर के बारंबारता बटन सारणी बनाएं। यहाँ पर ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनका बारंबारता सारणी बनाना है। तो हमने जो है इस हिसाब से आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता ये आपका एक चार्ट तैयार कर लिया। यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए हुए हैं वो 0 से लेकर के 25 के बीच में है, इसलिए हमने 0 से 25 तक का वर्ग अंतराल बना लिया है। अब यहाँ पर हम देखें 0 से 5 के बीच कौन कौन सा आंकड़ा आता है। नंबर 1 3 आएगा, इसके बाद आपका 2 आएगा, इसके बाद आपका बस यहाँ पर केवल 2 बारंबारता 2 आ गई। अब हम 5 से 10 के बीच के अंकों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 के बीच में 8 आया 1, 9 आया 2, 7 आया 3, 3 3 3, 6 आ गया 4। यहाँ पर बारंबारता इसकी हो गई 4। अब हम 10 से 15 के बीच देखें तो 10 से 15 के बीच आपका ये 12 आ गया, 13 आ गया, 2 3 4 5 10 से 15 के बीच आपका ये आ गया। 10 से 15 के बीच 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका ये इसका बारंबारता 7 हो गई। अब हम यहाँ पे 15 से 20 के बीच के भी आंकड़े देखते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर 4 बारंबारता आ गई। अब 20 से 25 के बीच हम देखते हैं कितने आंकड़े आप मिलते हैं। 24 1 2 3 यहाँ पर 3 आंकड़े प्राप्त हुए। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये टोटल कितने आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आंकड़े दिए गए हैं। ये 20 आंकड़े इसमें पूरे हो गए, ये चेक कर लें। 2 4 2 6 6 7 13 और 13 4 17 3 20 यानी 20 आंकड़े दिए गए। 20 आंकड़े बारंबारता में आ गए। आपका यही ये आपका बारंबारता बटन सारणी आपकी तैयार हो गई। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हौज की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 2 मीटर तथा 2 मीटर है। यदि हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक भरा है तो बताइए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। अब यहाँ पर देखें किसी चीज़ का आयतन निकालने के लिए, अब यहाँ पर हम इसका पानी का आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर
आपकी लंबाई कितनी दी है, यहाँ पर 4 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, गुणे 2। और ऊंचाई चूंकि यहाँ 2 मीटर है लेकिन पानी हमारा 1.5 मीटर भरा है, तो हमें पानी का आयतन निकालना है, तो हमें 1.5 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब इसकी निकालना 4 दूनी 8, 8 जोड़े 12, 12 घन मीटर पानी आपका है। 1 घन मीटर में कितने लीटर होता है ये देख लें। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर, तो हम इसको अगर लीटर में निकालेंगे, उस प्रश्न पूछ रहा कितने लीटर पानी भरा है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लें। 12 गुणे 1000 बराबर 12,000 लीटर। 12,000 लीटर पानी भरा है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखें। 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर वह 12, 16, 24, 27 से विभाजित हो जाता। हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन चारों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। अब हमें एलसीएम लेने के लिए अगर हम लांग विधि से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको शॉर्ट विधि से भी कर सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आपका 24 आ गया, 24 का निकाल लीजिए। 2 तो 12 आ गया, दूनी 4 छक 24, 2 और जाएगा गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब इसको अगला 27 है, तो 27 को हम देख लें। तो 27 का जो हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से ये नहीं कटेगा, विषम संख्या है, तो हम यहाँ 3 से गुणा करें। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 बराबर, यहाँ पर 2 का 4 घात है, यहाँ पर 2 का बराबर 2 का 3 घात और गुणे 3 है, बराबर यहाँ पर 3 का 3 घात हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो भी अलग अलग संख्याएं हैं उनका सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 पर घात 4 है, गुणे और 3 पर सबसे बड़ी घात 3 है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। बराबर इसको कैलकुलेट कर लें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब इसका मान निकाल लें तो 27 का 16 में गुणा कर लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 में 16 से गुणा करेंगे तो 432 हो जाएगा, 432। अब यहाँ पर ये तो विभाजित होने वाली संख्या हो गई 432, आपकी इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी 12, 16, 24। अब हमें लेकिन वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 6 जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हो। तो इसमें से हमें 6 घटाना पड़ेगा,
तो 432 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 426। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वो छोटी छोटी संख्या जैसे 6 जोड़ने पर 426 में 6 जोड़ेंगे तो 432 हो जाएगा। 432 इन सब से विभाजित हो जाएगा, तो आपका आंसर 426 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम एवं योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का होता है कि हम किसी भी संख्या का उसका योज्य प्रतिलोम जोड़े तो उसका मान 0 हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम में किसी भी संख्या से हम उसके प्रतिलोम से गुणा करेंगे। तो अब हम 15वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 15वां प्रश्न है 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम एवं योज्य प्रतिलोम का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। किसी भी संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर उसका मान 1 आता है। यहाँ पर मान लीजिए संख्या आपका संख्या गुणे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1। यहाँ पर संख्या 2/7 है गुणे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 गुणे, अब ये संख्या इधर आएगी तो ये 7/2 हो जाएगी। अब इसका मान निकालने तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका गुणात्मक प्रतिलोम 7/2 हो गया। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालने तो योज्य प्रतिलोम प्रतिलोम होता है कि जिसको उस संख्या में उस संख्या के योज्य प्रतिलोम से अगर जोड़ते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। संख्या प्लस योज्य प्रतिलोम बराबर 0। ये संख्या आपकी 2/7 है और प्लस योज्य प्रतिलोम 0। तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? प्रतिलोम ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2/7। अब हमें ये कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम का योग ये योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम एवं योज्य प्रतिलोम का योगफल ज्ञात करिए। तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम 7/2 आया और योज्य प्रतिलोम -7/2 है, तो इसका योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर योगफल क्या आ जाएगा? बराबर 7/2 -2/7। ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसको हम चिन्ह के साथ रख लें -2/7, क्योंकि इसका योज्य प्रतिलोम -2/7 आया। तो ये बराबर हो जाएगा 7/2 -2/7। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 49 49 -2 दूनी 4 बटा 7 दूनी 14 बराबर कितना लिख सकते हैं हम? यहाँ पर 49 में से 4 गया तो ये आ गया 45/14। इसको हम और सरल कर लें। बराबर 14 का 14 42 3 बार जाएगा, यहाँ 3 सही 3/14 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सर्वांग समता। अब यहाँ अगला प्रश्न क्या 16 है, उसकी प्रश्न में सर्वांग समता की चारों कसौटियों को चित्र की सहायता से बताइए। यहाँ पर दोस्तों हमने पहले ही लिख लिया था ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। अब यहाँ पर सर्वांग समता की कसौटियाँ त्रिभुज के लिए यहाँ पर हम चारों कसौटियों का वर्णन कर रहे हैं। तो पहली कसौटी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे यहाँ पर आपका डायग्राम दिया है, त्रिभुज ABCD और त्रिभुज XYZ, ये दोनों तभी सर्वांग सम होंगे जब इनकी तीनों भुजाएं, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर भुजा AB बराबर भुजा XY, BC बराबर YZ और AC बराबर आपका XZ। ये तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। पहली कसौटी है किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए। अब दूसरी कसौटी ये हो सकती है, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिया है ABC। अब इसका एक कोण, दूसरा त्रिभुज है XYZ में ये दोनों कोण अगर बराबर हैं और साथ ही साथ दो भुजा बराबर हैं, ये भुजा ये इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर भुजा AB बराबर XY और AC बराबर XZ और कोण CAB बराबर कोण ZXY, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरा कसौटी, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होंगी। कहने का मतलब है त्रिभुज ABC और XYZ तभी सर्वांग सम होगा जब इनका दो कोण CAB और कोण CAB बराबर ZXY इसके बराबर हो और कोण ABC बराबर कोण XYZ मतलब इसके बराबर हो। ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो। तो और साथ ही साथ क्या दे रहा है, एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ ये भुजा AB है, AB बराबर XY हो। ये अगर भुजा बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और चौथी कसौटी है, समकोण त्रिभुज में कोण और एक भुजा बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर कोण दोनों के समकोण हैं तो इसलिए कोण नहीं दिया है। एक भुजा और इसका कोण, एक भुजा इसके बराबर है और इसका कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर कोण CAB बराबर XYZ बराबर समकोण है। भुजा AC बराबर XZ और कोण BC बराबर कोण YZ, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये आपकी चार कसौटी है, इसको फिगर के साथ आपको समझा दिया गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान आयु अभी पुत्र के आयु से 7 गुना है। अब यहाँ पर हम पुत्र की आयु बराबर x लें, पिता की आयु
आयु बराबर y। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 7x, मतलब पिता की आयु के पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना है। पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु y है, तो y बराबर 7x। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y बराबर y प्लस 5 वर्ष बाद है तो y प्लस 5 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर पुत्र की आयु 4 गुना हो जाती है x प्लस 5। अगर हम x प्लस 5 लेते हैं तो ये 4 गुना हो जाएगा इसका पिता की आयु से 5 वर्ष बाद। अब इसको समीकरण 2 के रूप में हम निकाल लें। y प्लस 5 बराबर 4x 4x प्लस 4 से 20 20 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें। y की जगह हम समीकरण 1 के अनुसार y का मान रख दें तो y बराबर 7x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 20। अब हम x को एक तरफ कर लें तो 7x माइनस 4x बराबर, अब ये 20 है और 5 इधर आएगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब 7x से माइनस 4x गया तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर 20 से 5 गया तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर 15/3 बराबर 5 वर्ष। x बराबर पुत्र की आयु कितनी हो गई 5 वर्ष। पुत्र की आयु 5 वर्ष है और पिता की आयु 7 गुणे 5 बराबर 35 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर पैदल रास्ता है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये आपका एक मैदान है जो वर्गाकार है। इसमें 2 मीटर का रास्ता चारों तरफ है। ये आपका 30 मीटर है, वर्गाकार है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा 30 मीटर। अब ये 2 मीटर का रास्ता है, दोनों तरफ चारों तरफ 2 मीटर। अब यहाँ 30 में से अब इस मैदान की भुजा क्या होगी? इस मैदान की भुजा 30 माइनस 2 2 4 बराबर 26 मीटर हो गई। और ये वर्गाकार है तो ये भी 26 मीटर हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर 26, क्योंकि वर्गाकार है तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 26 का स्क्वायर निकालें तो एक तो गुणा करके निकाल सकते हैं, एक आसान विधि से इस तरह भी निकाल सकते हैं। 26 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर
26 का वर्ग। अब इसको 2 पार्ट में कर लें। 6 36, 2 दूनी 4। अब हम ये 6 2 गुणे 6 दूनी 12 को 1 0 हमें यहाँ रख लेना, क्योंकि दहाई के अंक से गुणा हुआ है। तो ये 12 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 1। सॉरी, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हुआ। ये 2 से गुणा करना छूट गया था, ये आपका 24 हो गया। अब इसको जोड़ लें। 6 4 3 7 6, ये वर्ग मीटर निकल आया। 26 का स्क्वायर करने पर बराबर आपका 676 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, किसी का वर्ग निकालने के लिए ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या दूसरा गुणा करके निकाल सकते हैं। गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको सीधा हम 6 36 इकाई का 2 अंक ले लिया और 2 का दहाई का स्क्वायर किया तो 4 आया। अब हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 और उसमें 2 का और गुणा करना है, तो ये 24 हो जाएगा। लेकिन दहाई के अंक का गुणा है तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं, तब उसके बाद 24 लिखते हैं। तो ये आपका टोटल योग 676 हो गया। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपकी क्वेरी है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। और इस तरह के आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।